हेलो अजय सर। हेलो। हेलो। हाँ अजय सर, आवाज़ आ रही हाँ है जी, क्लियर? थोड़ी आवाज कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलो। विक्रम सर। You are live, sir. या आई कैन सी मैम। गुड आफ्टरनून। हेलो, वॉइस नहीं आ रही आपकी। अभी सर मैं आई एम साइलेंट एक्चुअली राइट नाउ। अच्छा। आई एम जस्ट चेकिंग द कनेक्शंस, डिफरेंट कनेक्शंस, हाँ, सो मेनी अपना ना कनेक्शंस। वीडियो ऑफ कर लेना अगर प्रॉब्लम आए कोई तो। सर या तो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट होगा या फिर बढ़िया नेटवर्क चलेगा। प्रॉब्लम डिस्कनेक्शन की है एक्चुअली, पुअर अच्छा, नेटवर्क की नहीं है। चलो तो ठीक ये है। हाँ, तो अगर डिस्कनेक्शन होगा तो आई विल ट्राई कि वो दोबारा कनेक्ट हो जाए विद इन 1 or 2 मिनट्स। ठीक है। I have raised this issue with the broadband company so many times, and I think they are helpless too. ये limited capacity है शायद उन लोगों के पास। हम्म। So I will try to finish this class by 1:45 as you said, Ajay sir, and thereafter we can have an open interaction with the students. हाँ हाँ, क्योंकि 140 145 तक आप कर लेना, फिर उसके बाद हम तीनों बात कर लेंगे 5 मिनट्स, हाँ, ठीक है। I will try। मैंने कुछ स्लाइड्स जो है प्रोजेक्ट की इंक्लूड करी हैं। इन केस अगर लगेगा कि हाँ टाइम शॉर्ट हो रहा है तो प्रोजेक्ट को हम स्किप कर देंगे। वैसे फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं प्रोजेक्ट के बारे में। सर फर्स्ट क्लास के बाद में एक्चुअली वही है ना, फिर इशू वो जूम पे हुई थी। हाँ हाँ, हाँ तो ठीक, ओके, प्रोसीड। हाँ, स्टिल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है कम है थोड़ा। स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे, उनको भी मैं एड्रेस करूंगा आज की क्लास में। जो पिछली 2-3 क्लासेस मेरी हुई हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने रेज किए हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स की कुछ कॉमन क्वेरीज होती हैं सर। अजय सर। हेलो। हाँ हाँ, हाँ, जैसे कि बुक कौन से ऑथर की परचेज करूँ, तो एनसीईआरटी इज द ओनली ऑथर दैट कैन रेफर। हम्म। विक्रम सर, आर यू देयर? Sushil sir is not on Zoom. Okay.
कीप ऑन इंटरेक्टिंग, करते रहो आप। हाँ सर मैं देख रहा हूँ एक्चुअली यूट्यूब स्क्रॉल नहीं कर रहा था तो आई वाज एक्चुअली फिक्सिंग इट. Now I can see it is scrolling and I can see the messages of students of hello and good afternoon. Good afternoon everybody. I can see 436 students have already joined in the class. सुरभि कह रही हैं आज लास्ट क्लास है. समर ब्रेक से पहले लास्ट क्लास है. This is not the last class of aspiration program. स्टूडेंट्स को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो आज की क्लास है उसमें अगेन इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 हम कंटिन्यू करेंगे और उसका एक लास्ट टॉपिक जो था ट्रेड का उसको आज हम फिनिश करेंगे. मानसी चौहान कुछ प्राइवेट ऑथर्स का नाम ले रही हैं यहाँ पे. वी वुड नॉट recommend them. The basic and essential book is NCERT. You cannot miss that. रोशनी शर्मा बेटे अब क्लास जो है आपकी जुलाई में स्टार्ट होंगी. सुरेंद्र yes, today is the last class before the summer break. निधि chapter number 2 of Indian economic development. So welcome all my dear students once again and good afternoon. समर ब्रेक से पहले ये लास्ट क्लास है आज और इसमें मैं जो चैप्टर 2 है उसको कंप्लीट कराऊंगा. स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है. हाँ अच्छा क्वेश्चन है. मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली गुड्स की जाती है, सर्विसेज का भी पॉसिबल है. तो प्रोडक्शन इंक्लूड्स बोथ, यानी गुड्स और सर्विसेज दोनों को प्रोड्यूस करना प्रोडक्शन है और मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली हम गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं. कुछ स्टूडेंट्स को सिलेबस में अगर डाउट है तो वो अभी भी आई विल रेकमेंड कि सीबीएसई के वेबसाइट से वो लेटेस्ट जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं. मुस्कान शेख कह रही हैं कि हॉलीडे होमवर्क फॉर समर ब्रेक. इसके लिए आप अपने जो रेस्पेक्टिव जो टीचर्स हैं आपके उनके साथ डिस्कस करें और अपने प्रोजेक्ट के जो टॉपिक्स हैं वो भी आप अपने जो आपके जो स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके साथ डिस्कशन करें और अपना प्रोजेक्ट का टॉपिक डिसाइड करें. ओके, एज इट इज 12:30 नाउ, आई स्टार्ट द क्लास फॉर्मली. Good afternoon once again everybody, those who have already joined in. I can see 789 students have already joined in this class. और आज की क्लास का टॉपिक एज यू कैन सी दिस इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द सेकंड बुक ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 12 सिलेबस. और इस क्लास का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990. हिंदी में अगर कहें तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक का जो समय रहा उसके बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा. मैं डॉक्टर अमित सिंह खोखर, आरपीवी आईपी एक्सटेंशन से लेक्चरर इकोनॉमिक्स, और मेरे जो को पैनलिस्ट मिस्टर अजय कुमार, मिस्टर विक्रम सिंह, मिस रीमा अग्रवाल और मिस्टर सुशील जैन, आप सभी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं इस क्लास में. तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास. और इस क्लास में एज यू कैन सी जैसा हम यूजुअली करते हैं, सबसे पहले एक लिंक आपके साथ शेयर करते हैं. आपकी कोई भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो एस्पिरेशन क्लासेस से रिलेटेड, तो यू कैन लीव योर मैसेज ऑन दैट. आपके जो क्वेरीज हमारे पास यानी टीचर्स के पास पहुंचते हैं वो इसी के थ्रू पहुंचते हैं और उन्हीं को हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर करते हैं, उन क्वेरीज को, उनके आंसर्स को, और डिस्कस करके उनको हम सॉल्व करते हैं. नाउ द कॉमन गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स. यू कैन सी ऑल दीज गाइडलाइंस. रिपीटेडली हम इनको आपको एक्सप्लेन करते हैं.
एंड देन अ फ्यू क्वेश्चंस। जो लास्ट क्लास के बाद स्टूडेंट्स के हमारे पास आए थे उनमें से एक है कि व्हाट इज द सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स फॉर SA1। तो डियर स्टूडेंट्स, SA1 का जो टॉपिक है, जो सिलेबस है बेसिकली, वो अभी 2020-21 बैच जो है, 2020-21 सेशन जो है उसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो हम अभी तक जो इन क्लासेस में फॉलो कर रहे हैं वो यूजुअली क्या कर रहे हैं कि लास्ट ईयर का SA1 का जो हमारा सिलेबस था उसी को हम यहाँ एक बार फिर फॉलो कर रहे हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तक का जो आपका कंटेंट है वो आप SA1 में स्टडी कर रहे हैं। तुषार ने पूछा कि प्लीज गिव अ रीकैप ऑफ 23 मई, यानी 23 मई की जो क्लास है उसका रीकैप। तुषार, वो आपको आपके जो एस्पायरेशन अकाउंट है वहां आप लॉग इन करेंगे, वीडियो जो है आप उसका रिपीट आप उसको देख सकते हैं। एंड नाउ द इकोनॉमिक्स सिलेबस फॉर क्लास 12। मैं समझता हूँ अगर अभी तक भी बच्चों को कुछ डाउट है सिलेबस में तो स्टूडेंट्स एक बार फिर ध्यान से देख लें सिलेबस को, ताकि फ्यूचर में यानी आपकी जो समर ब्रेक है उसमें आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। पूरा सिलेबस 100 मार्क्स का है। एज यू कैन सी इसमें प्रोजेक्ट वर्क हमने देखा है कि 20 मार्क्स का है, और हमारी 2 बुक्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जो कि 40 मार्क्स ईच है जिनका वेटेज हमारे सिलेबस में। हमने अभी तक मनी एंड बैंकिंग फिनिश किया है 6 मार्क्स का। देन वी हैव फिनिश्ड गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, इसको हमने फिनिश कर लिया है। और हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को फिनिश किया, तो टोटल 18 मार्क्स का सिलेबस हमने फिनिश कर लिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में से। फिर हम आए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक पर। यहां हम अभी जो फर्स्ट यूनिट है 12 मार्क्स जिसकी वेटेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 मार्क्स इसका वेटेज है हमारे पूरे सिलेबस में। और इस यूनिट का नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो ये यूनिट जो है इसको अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस यूनिट के कुछ टॉपिक्स अभी ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ आज हम कंप्लीट करेंगे। तो लेट अस हैव अ लुक इन डिटेल ऑन दिस यूनिट। तो इस यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं? सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये टॉपिक आपने पढ़ा, ये रीमा मैम ने आपको पढ़ाया इस टॉपिक को। वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आई वांट टू रिपीट कि दिस इज लास्ट क्लास बिफोर समर ब्रेक, लेकिन समर ब्रेक के बाद आई होप वी ऑल विल असेंबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फर्स्ट यूनिट 12 मार्क्स की है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने क्लास आपको 5 ईयर प्लान की कंडक्ट करके दी। देन एग्रीकल्चर का टॉपिक लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया, और फिर इंडस्ट्री लास्ट क्लास में मैंने, यानी 27 मई की जो क्लास है उसमें इंडस्ट्री का टॉपिक हमने कंप्लीट किया। कुछ क्वेश्चंस आए हैं बच्चों के इंडस्ट्री का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, उनको मैं इस क्लास के एंड में डिस्कस करूंगा। जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो SSI से रिलेटेड हो या IPR 1956 से रिलेटेड हो। आज की क्लास में मैं फॉरेन ट्रेड डिस्कस करने वाला हूं। इतना करने के बाद लास्ट पार्ट जो इसका बचेगा वो बचेगा इस चैप्टर का, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो अभी हम इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक स्टडी कर रहे हैं। उसको स्टडी करने के बाद हम 1991 के बाद जो रिफॉर्म्स हुए इंडिया में उनके बारे में बात करेंगे। तो यहां आज हम बात करने वाले हैं ट्रेड सेक्टर की, यानी व्यापार क्षेत्र जो है भारत में, और उसकी दशा क्या थी, उसकी दशा के साथ उसकी समस्याएं क्या थी आजादी के समय, यानी 1950 के समय, और 40 सालों में यानी 1950 से 1990 तक का जो समय रहा, उस 40 वर्ष के समय में इसमें क्या बदलाव हुए, क्या परिवर्तन हुए, क्या अच्छे परिवर्तन हुए और क्या कमियां रह गई, जिनको बाद में फिर 1991 में जो आर्थिक बदलाव हुए जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, उनके बाद वो चेंजेस हमने किए।
तो ट्रेड को बेसिकली हम क्या कहते हैं, व्यापार, यानी ट्रेड सेक्टर की बात कर रहे हैं तो व्यापार क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो आजादी के दौरान और उसके तुरंत बाद व्यापार क्षेत्र के सामने जो समस्याएं थी उनकी हम यहाँ बात करेंगे। साथ ही गवर्नमेंट ने सॉल्यूशंस क्या किए उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, उनकी बात हम करेंगे। राम प्रवेश कह रहे हैं रीमा मैम की 13 मई की वीडियो ओपन नहीं हो रही है। जो हमारी टेक्निकल टीम है हम उसको मैसेज कन्वे कर देंगे हम, और डेफिनेटली वो उस तरह के इश्यूज जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो जब देश आजाद हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत का जो ट्रेड था, व्यापार जो था, वो बेसिकली एक ही देश के साथ उसका ज्यादा हिस्सा था हमारा। तो टोटल ट्रेड जो था उसका आधे से ज्यादा हिस्सा हमारा ब्रिटेन के साथ था। क्यों, आप अभी तक जान ही गए होंगे, क्योंकि ब्रिटेन हमारी कॉलोनियल पावर थी। ब्रिटेन हमारा रूलर था, वो हमें एडमिनिस्टर करते थे, यहाँ प्रशासन उन्हीं के हाथ में था, तो निर्णय वही लिया करते थे। तो ऐसी नीतियों को अपनाते थे जिसमें उनका स्वयं का लाभ हो, और उन्हीं नीतियों के तहत भारत का अधिकतर व्यापार जो है वो सीमित था ब्रिटेन तक। तो यहाँ इस स्लाइड में जैसा आप देख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। ब्रिटेन ऐसी कोशिश करता था कि जो दूसरी जो कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड ना हो इंडिया का, और उसके लिए क्या पॉलिसी अपनाता था वो आज की क्लास में आप देखेंगे। वो आज की क्लास में आप देखेंगे ब्रिटेन भी उसी तरह की नीतियों को अपनाता था जिसका इस्तेमाल भारत ने 1950 के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किया। ओके, नाउ एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश स्ट्रेटेजी इंडिया हैड टू एक्सपोर्ट मोर देन इट्स इंपोर्ट्स। तो ये नीति थी अंग्रेजों की, यानी ब्रिटिशर जो थे उनकी ये नीति थी भारत में कि वो जब लेट मी स्टॉप माय वीडियो। ओके, नाउ कि अंग्रेजों की नीति थी भारत में कि जब वो भारत क्या करता, भारत को अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिसीजन अपने खुद के एडवांटेज के लिए लेने का अधिकार नहीं था। यहाँ के डिसीजन, एक्सपोर्ट क्या किया जाएगा, इंपोर्ट क्या किया जाएगा, वो डिसीजंस जो हैं वो बेसिकली ब्रिटिश रूलर्स हमारे यहाँ लिया करते थे। तो हम देखते हैं कि उसमें क्या होता था, एक्सपोर्ट हमें ज्यादा करना होता था, इंपोर्ट हमें कम करना होता था। लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा करने के बाद भी हमारी कंट्री जो है वो रिच कंट्री नहीं बन पाती थी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है पहला कि यहाँ एक्सपोर्ट होता था थी वो इनकम जो है खर्च होती थी ब्रिटिश ऑफिसर्स की इनकम पर। ब्रिटिश ऑफिसर हमारे यहाँ काम करते थे, वो काम अंग्रेजों के लिए करते थे, इंग्लैंड के लिए करते थे, लेकिन जो था वो ये दिखाते थे कि क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया में काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी, उनकी पेंशन इंडिया को पे करनी चाहिए। दूसरी बात, डिविडेंड्स ऑन ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टेड इन इंडिया। तो जो भारत में अंग्रेजों ने निवेश किया हुआ था उस पे लाभांश, वो जो कंपनी यहाँ काम करती थी, वो जो ऑफिसेज यहाँ इंडिया में काम करते थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती थी, वो सारे के सारे जो हैं उनको जो बेनिफिट होता था, जो उनका लाभांश जो है वो बेसिकली पे करता था इंडिया। तो इंग्लैंड बेसिकली क्या करता था, ये प्रूव करता था कि इंडिया को हमने लोन दिया है इंडिया के एडवांटेज के लिए। रेलवेज, कम्युनिकेशन, पोर्ट बनाने के लिए कुछ खर्च होता था तो वो इंडिया को एज ए लोन वो देते थे। Vikram sir, please tell me if there is any problem with voice. No sir, voice is absolutely fine. Okay, The sir. students should Okay, so I use should ignore headphones these messages. and volume should be high. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Now, छोटा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल कि कैसे इंडिया का ट्रेड था आजादी के समय और आजादी से पहले। कि हर बार जितने भी यहाँ एंट्रीज है 1938, 39, 45, 46, 1946, 47, जितनी भी यहाँ एंट्रीज हैं हर एक में यू कैन सी कि एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा है इंपोर्ट से।
तो हमारा जो ये कॉलम है राइट साइड का, दिस इज बेसिकली ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस यानी हमारा एक्सपोर्ट कितना ज्यादा है इंपोर्ट से। तो यू कैन सी कि हर साल हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो हमारी पॉजिटिव फिगर्स हैं। 1948-49 का यहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं था इसमें, सो आई कैन नॉट प्रोवाइड इट टू यू। आजादी के बाद में लेकिन ये ट्रेंड चेंज हुआ, हमारा एक्सपोर्ट जो है उतनी तेजी से नहीं बढ़े जितनी तेजी से हमारे इंपोर्ट इंक्रीज हुए हैं। तो उसका फर्क ये हुआ कि हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो नेगेटिव होने लगा। तो यू कैन सी इन 1950 और उसके बाद के तो जितने भी ईयर्स थे वो सारे के सारे ईयर्स में बेसिकली हमारा ट्रेड बैलेंस नेगेटिव ही रहा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया फेस कर रहा था जब इंडिया को आजादी मिली और उसके आने वाले कुछ सालों में। कुछ मेजर आइटम्स यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था जब देश आजाद हुआ उस समय, और इंपोर्ट करता था। पहले नजर डालते हैं इंपोर्ट के आइटम्स पर कि इंडिया बेसिकली इंपोर्ट क्या करता था उस टाइम। ये तो आपको मैंने बता दिया कि एक्सपोर्ट ज्यादा करता था इंडिया, इंपोर्ट कम होता था इंडिया का। लेकिन बेसिकली आइटम्स कौन से थे वो जो इंडिया एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता था? तो यू कैन सी के सबसे पहले नाउ इंपोर्ट्स के आइटम लाइट, कॉटन क्लॉथ्स, फूड ग्रेन्स, मिनरल ऑयल्स, ये चीज तो इंडिया इंपोर्ट करता था। आप देख सकते हैं सारी चीज बेसिकली प्रोसेस्ड गुड्स हैं जो वहां मशीनों से तैयार किए जाते थे, जो मशीनों से तैयार किए जाते थे इंग्लैंड में, और वो यहाँ इंडिया में इंपोर्ट हो जाते थे। एक्सपोर्ट क्या देख लीजिए, ज्यादातर एग्रीकल्चरल गुड्स होंगे, रॉ सिल्क यानी कच्ची जो रेशम है वो, कॉटन, वुल, जूट, इंडिगो यानी नील, शुगर यानी कि जो शुगर केन बेसिकली वो एक्सपोर्ट हम करते थे। नाउ ये सारे इसमें आप आइटम्स में आप देख सकते हैं कि राइट साइड वाले आइटम्स हैं मोस्टली वो रॉ गुड्स हैं, कच्चे माल हैं जो हमारे यहाँ खेतों में पैदा होते थे और उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। और लेफ्ट साइड में इंपोर्ट्स आइटम में आप देख सकते हैं कि सारे आइटम जो है वो फिनिश्ड या प्रोसेस्ड गुड्स हैं जो वहां की फैक्ट्रियों में तैयार होते थे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का क्या था, सरप्लस था या डेफिसिट था? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। आप डेफिसिट और सरप्लस का मीनिंग शायद जानते होंगे, पुरानी क्लासेस में आपको पढ़ाया जा चुका है। सरप्लस कब होता है? यू हैव टू टेल कि इंडिया का सरप्लस था ट्रेड में या डेफिसिट था। मोस्टली स्टूडेंट्स डेफिसिट कह रहे हैं, कुछ सरप्लस भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब आपको सरप्लस और डेफिसिट का मीनिंग क्लियर नहीं है अभी तक। सरप्लस और डेफिसिट का मीनिंग आपको क्लियर नहीं है। आपको बताऊं कि अगर हमारा एक्सपोर्ट is larger than import, we have a surplus। अगर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, we have debt। ये आपको मैक्रो में पढ़ाया गया था, आंसर। हेलो 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 आवाज कट गई सर। हेलो रीमा मैम, जी सर।
If your voice is reaching me, then that means I am connected. Yeah, you are connected, but the voice is cracking, sir. Okay, let me refresh it. अगर Yeah. बहुत ज़्यादा problem आ रही है, it will take a minute. Yeah. रीमा मैम, जी सर. I think Anushka is coming. Yeah, it's coming. Okay. Hello. Hello. जी sir. Is it okay now? Okay. Yeah, it's a little better. So that is the answer. Now I move to next question. At the time of India's trade share with Britain was, आजादी के समय भारत का ब्रिटेन के साथ जो शेयर था ट्रेड का, वो बेसिकली कितना था? वो आपको 4 ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है. At the time of freedom, India's trade share with Britain was, आजादी के समय भारत का ब्रिटेन के साथ व्यापार में कितना शेयर था, कितना हिस्सा था, कितना प्रतिशत भारत का व्यापार ब्रिटेन के साथ होता था? वो एक क्वेश्चन आपको बताना है. ऑप्शन ए 1/4 से ज्यादा, ऑप्शन बी 1/3 से ज्यादा, ऑप्शन सी आधे से कम, और ऑप्शन डी आधे से ज्यादा. Now I can see the reply of the students. It is almost D. Everybody is giving D. So I think the problem of network has been sorted out now. And yes, the correct answer is D. नहीं सर, More आवाज than half. क्रैक हो रही है सर. आवाज फिर क्रैक हो रही है. मैम आप शेयर कीजिए. स्क्रीन शेयर करने में सर प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर वो एक्चुअल में एनिमेशन का इशू पड़ता है. तो थोड़ा तेज बोलिए. हाँ, मैं कोशिश करता हूँ. Question number 3 now on your screen. As you can see, during British period, India had to export more than imports because India को आयात से अधिक निर्यात करना पड़ता था. उसका कारण क्या था? क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए है, इंडियन गुड्स हैड ह्यूज डिमांड वर्ल्ड ओवर, यानी पूरे संसार में भारत के जो उत्पाद थे उनकी बेहद ज्यादा मांग थी. ऑप्शन बी, इंडिया हैड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एंड पेंशन्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स. ब्रिटिश ऑफिसर जो थे उनकी पेंशन और सैलरी पर खर्च करने के लिए भारत को धन चाहिए होता था. ऑप्शन सी, एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल वाज वेरी कॉस्टली, यानी कृषि का जो कच्चा माल था वो बेहद महंगा था. एंड ऑप्शन डी, इंडिया हैड लार्ज नंबर ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, भारत में घरेलू उद्योग बहुत अधिक संख्या में थे. द करेक्ट आंसर इज sorry, it is B. I must make a correction here. This is B. And I can see mixed responses आ रहे हैं स्टूडेंट से. ये मैंने अभी लास्ट जो हमारी स्लाइड थी एक, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि इंडिया को एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ता था. क्यों?
क्योंकि इंडिया को जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनकी सैलरी और पेंशन के लिए भी पे करना पड़ता था, तो उसको पे करने के लिए जो मनी चाहिए वो इंडिया को एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करने से अर्न होता था वो मनी। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रेड पॉलिसी। ये अभी तक जो हमने स्टडी किया वो सब तो थी प्रॉब्लम्स इंडिया की जब इंडिया को इंडिपेंडेंस अचीव हुई, स्वतंत्रता के समय की समस्याएं। अब हम बात करते हैं ट्रेड पॉलिसी, जो 1950 के बाद भारत ने किस प्रकार की व्यापार नीति अपनाई, उसकी हम यहां बात करते हैं। तो यहां क्या है, पहले 7 5 ईयर प्लान्स तक, यानी पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं तक इंडिया में एक तरह की पॉलिसी चली, वो थी जिसे हम कहते थे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड। क्या कहते थे हम उसको? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड, यानी अंतर्मुखी व्यापार नीति थी भारत में। और वो जो अंतर्मुखी व्यापार नीति थी उसमें यह था कि भारत एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों से ही परहेज करता था, दोनों को ही प्रमोट नहीं करना चाहता था। तो एक तरह की क्लोज इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था जैसा भारत रहा उस समय। तो इसमें ये अज्यूम करती है ये पॉलिसी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड की जो स्ट्रैटेजी है, ये बेसिकली अज्यूम करती है कि कुछ समय के लिए घरेलू उद्योगों को संरक्षण दीजिए, क्योंकि देश अभी नया नया आजाद हुआ है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, तो कुछ समय के लिए घरेलू उद्योगों को संरक्षण दीजिए और कुछ समय के पश्चात वो अपने आप ही विश्व में जो बड़े बड़े जो देश हैं, उनकी जो बड़ी कंपनीज हैं, उनके साथ कंपटीशन करने के लायक हो जाएगा अपने आप ही। तो इस पॉलिसी पे, यहाँ इस स्ट्रेटेजी पे काम किया। टेक्निकली दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इस नीति को हम क्या कहते हैं, ये जो रणनीति है इसको हम कहते हैं आयात प्रतिस्थापन की नीति, यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। और नेक्स्ट है हमारा, एक्सपोर्ट के लिए भी प्रोत्साहन नहीं था, एक्सपोर्ट को भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, क्योंकि अगर ज्यादा निर्यात कर दिया जाएगा तो घरेलू बाजार में वस्तुओं की कमी हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 मुख्य बिंदु थे व्यापार नीति के 1950 से 1990 के बीच में। अब हम बात करते हैं इन सारे पॉइंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। यहां आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को ही भारत में प्रमोट नहीं किया जा रहा था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों से ही परहेज करने की कोशिश की गई, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया गया आजादी के बाद पहले 7 पंचवर्षीय योजनाओं तक। एक क्वेश्चन आपके लिए, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी की हमने बात की। आज के समय में क्या आप किसी देश का नाम बता सकते हैं जो आपके अनुसार एक बंद अर्थव्यवस्था है, जिसका पूरे विश्व से व्यापारिक रिश्ते जिसके नहीं है, व्यापारिक संबंध नहीं है जिस अर्थव्यवस्था की? कोई एक कंट्री का आप नाम बता सकते हैं? सोच के बताइए जरा। भारत के आर्थिक रिश्ते जो है अब संसार के लगभग हर देश के साथ हैं। 140 देश ऐसे हैं जिनसे भारत आयात करता है, 190 देश ऐसे हैं जिनको भारत निर्यात करता है। तो ये सारे जो हैं भारत के तो अच्छे संबंध हैं, आर्थिक खुली अर्थव्यवस्था आज के समय में भारत है। लेकिन ऐसी कोई अर्थव्यवस्था है? यस, अब बच्चे कह रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है बच्चों ने। अबू अफजल, यस, दिव्या, वेरी गुड। नॉर्थ कोरिया, गुड आंसर। पाकिस्तान के फिर भी अच्छे रिश्ते हैं, भूटान के भी रिश्ते हैं। भूटान का 90% निर्यात और आयात लगभग भारत तक सीमित है। हालांकि भूटान को भी कुछ हद तक हम एक बंद अर्थव्यवस्था मान सकते हैं, लेकिन इसका परफेक्ट एग्जांपल नॉर्थ कोरिया है। पाकिस्तान के रिश्ते हैं, आर्थिक रिश्ते हैं अभी कई देशों के साथ, चाइना के साथ हैं, उनके इजिप्ट के साथ हैं, उनके टर्की के साथ अच्छे रिश्ते हैं, मलेशिया के साथ हैं, इंडोनेशिया के साथ हैं, उनके अभी अमेरिका के साथ भी इकोनॉमिक रिलेशंस हैं। सो पाकिस्तान उतना एक परफेक्ट एग्जांपल नहीं होगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बिकॉज, भारत में आयात प्रतिस्थापन की नीति क्यों अपनाई गई? ऐसी क्या जरूरत थी, भारत को आयात प्रतिस्थापन की आवश्यकता क्यों पड़ी भारत में? ऑप्शन ए, देयर वाज नो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, भारत में घरेलू उद्योग थे ही नहीं। ऑप्शन बी, भारत में घरेलू उद्योग तो थे लेकिन वो विकसित नहीं थे, तो इसलिए वो कंपीट नहीं कर सकते थे, यानी कि प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे विश्व की
जो और इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ। ऑप्शन सी, देयर वाज नो फॉरेन इंडस्ट्री, कोई विदेशों में कोई उद्योग ही नहीं थे। और डी, फॉरेन इंडस्ट्री कुड नॉट कॉम्पीट, यानी विदेशी उद्योग जो थे वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। बहुत सोच के आंसर दीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन का आई कैन सी नाउ बच्चे जो रिप्लाई कर रहे हैं, मोस्टली बी रिप्लाई आ रहा है स्टूडेंट्स का। बी, यस, रोशनी, शिवानी, कशिश एंड मनवर, कुणाल, सावन, दिव्या, almost everybody is giving B answer and it is actually the correct answer. Option B is the correct answer. भारत में उद्योग तो थे घरेलू, हालांकि वो कम थे, पर जो थे वो भी विकसित इतने नहीं थे कि वो विदेशी जो कंपनियां थी उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर पाए। तो इसलिए उनको संरक्षण की आवश्यकता थी। संरक्षण जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शनिज्म एक अपने आप में एक टर्म है, एक प्रणाली है। नाउ आयात प्रतिस्थापन, जिसकी अभी हमने बात की कि भाई आयात प्रतिस्थापन हमने किया घरेलू उद्योग जो है उनको बचाने के लिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं हम कि आयात प्रतिस्थापन में एक्चुअल में हम करते क्या हैं। तो यहां देखिए, सबसे पहली बात तो ये डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है, यानी विकासशील देशों के लिए। जैसा कि भारत भी एक विकासशील देश था 1950 में, अगर आप देखें 1950 में भारत भी एक विकासशील देश था। यहां प्रॉब्लम क्या होती है, कैपिटल स्कार्स होता है। कैपिटल स्कार्स यानी कि पूंजी दुर्लभ होती है, पूंजी कम होती है, धन की उपलब्धता होती नहीं है। टेक्नोलॉजी पुअर होती है, आप अगर देखें टेक्नोलॉजी पुअर होती है। तो ये समस्याएं होती है किसी भी विकासशील देश में, भारत में भी थी ये सब समस्याएं 1950 के समय। तो ऐसे में क्या करना है, जो उद्योग हैं वो विकसित देशों के उद्योगों के साथ में मुकाबला नहीं कर सकते मुकाबला, यानी दे कैन नॉट कॉम्पीट विद द इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, उनके साथ में कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो क्या स्ट्रेटेजी फिर ऐसे में अपनाई, क्या रणनीति रही, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, घरेलू उद्योगों की रक्षा करनी है भाई। उसके लिए क्या करना है, साथ ही साथ हमें जो स्कैर्स फॉरेन एक्सचेंज है यानी विदेशी मुद्रा जो है उसे भी बचाना है। क्योंकि अगर हम ज्यादा निर्यात करेंगे, अगर हम ज्यादा आयात करेंगे तो ज्यादा आयात करने में विदेशी मुद्रा भी तो हमारे देश से बाहर जाएगी। विदेशी मुद्रा के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इस बारे में कि विदेशी मुद्रा इंपोर्ट करने से देश के बाहर जाती है। तो इसलिए भी हमें इंपोर्ट को क्या करना है, डिस्करेज करना है, हतोत्साहित करना है कि ज्यादा इंपोर्ट ना हो। और फिर इस पूरे नीति को, ये जो रणनीति है इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्शनिज्म, यानी संरक्षणवाद हम इसे कहते हैं। किसका संरक्षण करना है, हमें घरेलू उद्योगों का संरक्षण करना है। कैसे, आयात प्रतिस्थापन करके, कि जो भी वस्तुएं भारत में या विकासशील देश में आयात हो रही हैं उन सबको आयात ना करके अपने ही देश में घरेलू उद्योगों के द्वारा उनका उत्पादन करवाना और घरेलू बाजार में उनका उपभोग करना, तो जिससे आयात पर निर्भरता कम से कम हो। और हमारा जो 5 ईयर प्लान है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका एक एम होता है सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता। तो बेटे ये आत्मनिर्भरता के लिए भी ये आयात प्रतिस्थापन जो है किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं प्रोटेक्शनिज्म बेसिकली क्या होता है। यहां आप देख सकते हैं दो बड़ी चीजें, एक कोटा और एक टैरिफ, इनका इस्तेमाल किया जाता है प्रोटेक्शन करने के लिए। यहां एक दीवार तैयार की जा रही है, उस दीवार से हम अपने घरेलू उद्योग को बचा रहे हैं विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं, बड़े बड़े उद्योग जो हैं उनसे, क्योंकि हमारे घरेलू उद्योग कमजोर हैं, उनसे बचाने के लिए हम एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। तो वो दीवार कैसी होती है, वो एक्चुअल में ऐसी दीवार नहीं होती, वास्तविक रूप में कोई ऐसी दीवार नहीं होती है, बल्कि हमारी आर्थिक नीतियों की दीवार होती है वो, दैट इज द वॉल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो वो पॉलिसी कैसी होती है, उन पॉलिसी में हम टैरिफ का यूज करते हैं, हम कोटा का यूज करते हैं। ये टैरिफ और कोटा बेसिकली ये क्या है, इनको अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड में। भावना पूछ रही है व्हाट इज टैरिफ। भावना, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में टैरिफ और कोटा को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। हर्ष पूछ रहे हैं कौन सा चैप्टर है। हर्ष, आप देख सकते हो नीचे मैंने आज इस स्लाइड में एक फूटर का यूज किया है। फूटर में आप देख सकते हैं कि हर स्लाइड में आपको नीचे चैप्टर का नाम लिखा हुआ मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990, और टॉपिक है आज का ट्रेड।
तो ये बार बार स्टूडेंट्स को पूछना ना पड़े कि चैप्टर क्या है, टॉपिक क्या है, इसलिए आज मैंने इस स्लाइड में फुटर का यूज किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक बार फिर से, द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की जो पॉलिसी है यानी कि आयात प्रतिस्थापन की, वो क्यों हमने अडॉप्ट करी, किसको प्रोटेक्ट करना था हमें, कौन सी इंडस्ट्रीज को, फॉरेन को या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, जल्दी से बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये एक बार हमने पहले भी 5 ईयर प्लान के चैप्टर में भी इसको क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जा चुका है 2020 के एग्जाम में। बादल पूछ रहे कोटा क्या है। बादल, अभी हम कोटा और टैरिफ दोनों को डिस्कस करेंगे अभी हम। यस, नाउ आई एम गेटिंग द आंसर फ्रॉम द स्टूडेंट्स। डोमेस्टिक, एवरीबॉडी इज सेइंग डोमेस्टिक, यस दैट इज द करेक्ट आंसर। तो घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए बेसिकली हमने क्या किया, लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं सारे स्टूडेंट्स को, यहां पे एक मिस्टेक कर रहे हैं अपने आंसर्स में, आप खाली डोमेस्टिक लिख रहे हैं। इस तरह की मिस्टेक आप एग्जाम्स में भी करते हैं कि खाली आंसर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर आप मार्क करना नहीं याद रखते। तो अगर एग्जाम में आप ऐसी गलती करते हैं कि क्वेश्चन नंबर लिखे बिना आप आंसर लिख देते हैं, यू विल मिस योर इंपॉर्टेंट मार्क्स। तो ध्यान रखना है, कभी भी किसी क्वेश्चन का नंबर लिखना नहीं भूलना है एग्जाम में। ये मिस्टेक इस तरह की बहुत बच्चे करते हैं, तो इसलिए मैं ध्यान दिला रहा हूं आप सभी को। तो ध्यान रखें, आपको 5 लिखने के बाद फिर डोमेस्टिक लिखना चाहिए, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। नाउ एज यू कैन सी इन दिस, यहां देखिए वाटर मार्क में बाय लोकल लिखा हुआ है। ये आजकल बहुत पॉपुलर टर्म हो गई है बाय लोकल, कि लोकल खरीदें, यानी कि इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, घरेलू जो उद्योग हैं उनसे बनाई हुई वस्तुएं खरीदें। प्रधानमंत्री हमारे जो है वो भी बाय लोकल को आप प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि 1950 में जो हमारी पॉलिसी थी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की, आज 2020 में हम दोबारा उस सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी पे आ रहे हैं क्या? तो एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी को एनफोर्स करने के लिए, कि आयात प्रतिस्थापन हमें करना है, तो आयात प्रतिस्थापन करने के लिए हमने किन चीजों का इस्तेमाल किया? दो का, एक टैरिफ और एक कोटा। ये हमारे प्रशुल्क और कोटा, हमने इनका उपाय, ये जो दो उपाय हैं इनका इस्तेमाल किया हमने। दयानंद कौशिक कह रहे मेरा नाम ले लीजिए सर। नाउ यू शुड बी हैप्पी दयानंद। हाँ, पीयूष कह रहे आत्मनिर्भर भारत। हाँ, ये टर्म जो है बहुत पॉपुलर हो रही है। आत्मनिर्भर भारत जो है पूरा एक ये आंदोलन के रूप में इसको छेड़े जाने की कोशिश की जा रही है कि भारत जो है अपने इंपोर्ट का जो उसका जो पूरा वॉल्यूम है उसको घटाए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को भारत में प्रोड्यूस करें। एक यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आप खुद कर सकते हैं अपने लेवल पे, कि आप चेक करें इस क्लास के बाद कि भारत के जो इंपोर्ट्स हैं उनमें ज्यादा शेयर किस चीज का है। इंपोर्ट जो है भारत का एक्सपोर्ट से ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत किस चीज का करता है? आप सोचिएगा इस चीज को कि इंपोर्ट बजट में सबसे ज्यादा शेयर किस प्रोडक्ट का है इंडिया में। नाउ टैरिफ के बारे में बच्चे पूछ रहे थे। भगत सिंह कह रहे हैं सर मेरा नाम भी प्लीज ले लो, हैप्पी भगत सिंह। नाउ टैरिफ्स, प्रशुल्क, टैरिफ्स हैं क्या, इनके बारे में भी स्टूडेंट जानना चाह रहे थे, और इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं फिर आपको समझाऊंगा कोटा क्या है बेसिकली। तो टैरिफ क्या है? ये एक टैक्स है बेसिकली। कोई भी चीज हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते समय उस प्रोडक्ट का कोई प्राइस होगा, उस प्राइस पर हम टैक्स लगा दें, तो वो प्राइस इंडिया में जब हम उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो हमें महंगा लगेगा। तो वही सब करने की कोशिश की जाती है कि जब महंगा हो जाएगा तो वो भारत के बाजार में जब महंगा होगा तो लोग कम खरीदेंगे उसको, और इंपोर्ट हमें कम करना पड़ेगा। यस, मेघा कह रही है पेट्रोल। यस, पेट्रोल राइट आंसर। मोनिका, यस गुड आंसर, पेट्रोल। सबसे ज्यादा जो हमारा खर्च होता है इंपोर्ट्स में वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर होता है। हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो ह्यूज है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में नहीं हो पाता। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ, इंपोर्ट का बड़ा शेयर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जाता है। नाउ एज यू कैन सी कि हम करते क्या है, टैक्स लगाते हैं इंपोर्टेड गुड्स पर, यानी प्रशुल्क। किस पर? आयातित वस्तुओं पर हमने लगाया प्रशुल्क, यानी टैरिफ लगाया। तो उससे क्या हो गया, इंपोर्टेड गुड्स हो गए एक्सपेंसिव, यानी कि वो महंगे हो गए। अगर कोई वस्तु 100 रुपए की हमने विदेश से खरीदी और उस पर हमने 25% का टैरिफ लगा दिया, 100 रुपीज प्राइस था किसी प्रोडक्ट का और 25% हमने उस पर टैरिफ लगा दिया, तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स
क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया की मार्केट में अब वो कितने रुपए की वो पर यूनिट वो प्रोडक्ट बिकेगी? 100 रुपीज पर यूनिट का रेट था किसी प्रोडक्ट का जब हमने उसको इंपोर्ट किया और उस पर हमने टैक्स लगा दिया, 25% का टैरिफ हमने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। क्या आप बता सकते हैं कि अब वो इंडिया की मार्केट में कितने रुपए का अवेलेबल होगा? आप सोच के बताइएगा इसको, मैं तब तक नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं। नाउ दे रिड्यूस डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट। देश में यस 125, अब स्टूडेंट्स का रिप्लाई मुझे मिला है 125 रुपए में वो इंडिया में अवेलेबल होगा, यानी वो महंगा हो जाएगा। तो टैरिफ से क्या होगा, वो प्रोडक्ट जो हमने इंपोर्ट किया वो लोकल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में वो महंगा मिलेगा। महंगा मिलेगा तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कि जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है। तो क्या होगा, आयातित वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी, रिड्यूस डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये अब। और नेक्स्ट पॉइंट कि डोमेस्टिक गुड्स जो हैं वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। घरेलू जो वस्तुएं हमने बनाई हैं वो क्योंकि उन पर टैक्स हमने लगाया नहीं, विदेशी वस्तुओं पर हमने टैक्स लगा दिया, तो अब क्या होगा, विदेशी वस्तुएं महंगी होंगी तो बाजार में वे घरेलू वस्तुओं का सामना नहीं कर पाएंगी। तो यानी घरेलू वस्तुएं भाई अब तो ज्यादा प्रतिस्पर्धा करने लायक हो गई हैं, मोर कॉम्पिटिटिव हो गई हैं वो। और यही इसी चीज के लिए हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में टैरिफ का यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट कि टैरिफ क्या करते हैं, इंपोर्ट को डिस्करेज करते हैं। क्या करते हैं, हतोत्साहित करते हैं किसको, आयात को। अगर हम टैरिफ लगाते हैं तो डिस्करेज क्या होता है उससे, इंपोर्ट्स जो हैं वो डिस्करेज होते हैं। कि यस नाउ अभी तक स्टूडेंट्स जो हैं 125 रिप्लाई कर रहे हैं, गुड। इसका मतलब आप सभी को क्लियर हो गया कि टैरिफ बेसिकली एक टैक्स है जो हम प्राइस के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो टैरिफ की वजह से इंपोर्ट्स रिड्यूस होते हैं, तो हमारा आयात प्रतिस्थापन की जो नीति है उसमें सहायता मिलती है। और अब हमारा अगला इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है कोटाज। कि कोटा क्या है, कोटा हमारा क्या है कि इंपोर्ट जब हम करते हैं तो इंपोर्ट करते समय कोटा फिक्स कर देते हैं। कोटा क्या होता है, यानी एक अधिकतम मात्रा हमने निर्दिष्ट कर दी। क्या कर दिया हमने, अधिकतम मात्रा, इट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट कैन बी इंपोर्टेड ड्यूरिंग अ ईयर। जो एक वर्ष में एक वस्तु की अधिकतम जो मात्रा आयात की जा सकती है वो है बेसिकली कोटा। मान लीजिए देश में जो आयातक हैं वो आयात करना चाह रहे हैं चीनी का। अगर विदेशों से आयात हो जाएगी चीनी तो देश के भीतर जो चीनी मिलें हैं, वो जो वहां मिलों ने जो चीनी का उत्पादन किया है उनके उत्पाद को कौन खरीदेगा, परेशानी होगी। उनका उत्पाद अगर बेकार जाएगा, मार्केट में बिकेगा नहीं, तो फिर वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा और आउटपुट भी घटेगा। तो इस तरह की समस्याएं होंगी। तो क्या करती है गवर्नमेंट, टैरिफ के साथ साथ एक और नीति का इस्तेमाल करती है जो कहलाती है, जिसे हम कहते हैं कोटा। हिंदी में भी कोटा ही हम इसको कह रहे हैं। और इस कोटा की नीति के तहत हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लिमिट लगा देते हैं, यानी कि अधिकतम सीमा तय कर देते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट की जो एक वर्ष में आयात की जा सकती है। तो इससे क्या होगा, कोटा से क्या होगा, डायरेक्टली फॉरेन गुड्स की एंट्री रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी देश के भीतर विदेशी माल का प्रवेश जो है उस पर नियंत्रण, सीधा सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाता है, राइट। और इससे क्या फायदा होगा, विदेशी माल अगर देश में कम आएगा तो फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन एक्सचेंज यानी कि ये देखिए विदेशी मुद्रा जो है उसकी बचत होगी। विदेशी मुद्रा अब देश के बाहर ज्यादा नहीं जाएगी, राइट। तो ये टैरिफ और कोटा का ये इस्तेमाल करते हैं। टैरिफ बेसिकली टैक्स है जो कि क्या करता है, विदेशी माल को महंगा बना देता है लोकल मार्केट में। और कोटा बेसिकली मैक्सिमम क्वांटिटी है जो विदेश से जिसका आयात किया जा सकता है। सुरेंद्र यादव कह रहे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करता है इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करता है, यानी कि रॉ क्रूड पेट्रोल हमने इंपोर्ट कर लिया और उसको इंपोर्ट करने के बाद में उसको यहाँ पे रिफाइन किया और जो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो हमारे एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा शेयर
खुद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही हैं, लेकिन हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जितना इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हमारा उसका 1/3 भी नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ मेजर है। प्रीति कह रही कोटा समझ नहीं आया। आप देखिए सारी स्लाइड्स को एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। आपके एंड पे थोड़ा डिले चल रहा है स्लाइड्स का। तो कोटा बेसिकली है मैक्सिमम लिमिट है। जैसे मैंने कहा कि एक वर्ष में किसी एक वस्तु की अधिकतम सीमा तय कर दी सरकार ने कि इससे ज्यादा अधिक आयात उस वस्तु का नहीं किया जा सकता, तो वो कोटा है बेसिकली। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूं, क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि कोटा क्या करता है, पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स व्हिच प्रिवेंट द ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो कोटा के बारे में ये जो स्टेटमेंट लिखी है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको यहां बताना है। और इस बार ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर मिस ना करें आप। मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि कोटा और टैरिफ की जो हमारी पॉलिसी थी, ये 1950 से 1990 तक ज्यादा इफेक्टिव थी ये, क्योंकि उस टाइम हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी। 1991 में जब हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तो हमारी इकोनॉमी एक ओपन इकोनॉमी बनी, और टैरिफ और कोटा की पॉलिसी जो है वो काफी हद तक हमारी अब खत्म हो चुकी है। और टैरिफ अगर हम लगाते भी हैं तो बहुत सीमित मात्रा में, क्योंकि WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व व्यापार संगठन जो है, उसकी अपनी नीतियां हैं जिनको भारत का पालन करना होता है। WTO जिसकी फॉर्मेशन 1995 में हुई, तो उसकी अपनी नीतियां हैं, जो भी सदस्य देश हैं उनको उन नीतियों का पालन करना पड़ता है। यस, अब लगभग सारे स्टूडेंट जो हैं वो ट्रू आंसर दे रहे हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रू। यस, अमन, जस्मीन, उज्जवल, रुकैया, रंजीत, शिवानी, विनीत, almost everybody. Now next question, tariffs make imported goods cheaper. टैरिफ जो होते हैं वो आयातित वस्तुओं को सस्ता बना देते हैं। क्या ये सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है, ट्रू या फॉल्स। टैरिफ यानी प्रशुल्क आयातित वस्तुओं को सस्ता बना देती है, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। अभी क्योंकि स्क्रॉल बहुत फास्ट हो रही है स्क्रीन, तो कुछ स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अभी मैं एड्रेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मिस हो रहे हैं, इतना फास्ट मैं रीड नहीं कर पा रहा हूं उनको। नाउ 7th का आंसर मिलना शुरू हो गया है। स्टूडेंट्स आर गिविंग 7th का फॉल्स कह रहे हैं। एफ ना लिखें स्टूडेंट्स, 7 का एफ ना लिखें। प्रॉपर आंसर देने की आप एक हैबिट क्रिएट करें अपनी, कि आप क्वेश्चन नंबर भी लिखें और उसका पूरा वर्ड लिखें, फॉल्स, FALSE, तो पूरा उसको आप कंप्लीट लिखें, ताकि क्वेश्चन का आंसर अगर आपको सही पता था लेकिन आपने सही लिखा नहीं, इस वजह से आपके मार्क्स जो है मिस ना हो एग्जाम में, ये ध्यान रखें आप। सो द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, नियोजित औद्योगिकरण, उसकी अचीवमेंट्स क्या रही और उसके डिमेरिट्स क्या रहे। यानी कुछ गलत भी तो हुआ होगा। प्लान्ड अगर हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन रहा तो ऐसा तो नहीं कि सारा फायदा ही फायदा हुआ होगा, कुछ उसके नुकसान भी रहे होंगे। तो हम उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों की हम बात करेंगे अब यहाँ पे। तो अचीवमेंट्स पहले हम देख लेते हैं कि भाई अचीवमेंट क्या रहे हमारे, उपलब्धियां क्या रही हैं नियोजित औद्योगिकरण की। तो सबसे पहले शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ गया जीडीपी में। पिछली क्लास में मैंने आपको 2 पाई चार्ट दिखाए थे। एक पाई चार्ट में मैंने आपको, गुरमीत कह रहे हैं टैरिफ कौन लगाता है। टैरिफ बेटे बेसिकली गवर्नमेंट ही उसको अप्लाई करती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से ऐसे गुड्स हैं जिनकी कंट्री में जरूरत नहीं है और वो हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हार्म कर रहे हैं, ऐसे गुड्स के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा देते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अभी पाम ऑयल मलेशिया के साथ हमारा एक ट्रेड का कुछ डिस्प्यूट था। पाम ऑयल मलेशिया से काफी इंडिया इंपोर्ट करता था, तो मलेशिया ने क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एज ए पेनल्टी उसको थोड़ा सबक सिखाने के लिए मलेशियन गवर्नमेंट को पाम ऑयल के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। पाम ऑयल के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती है कि किस तरह के जो गुड्स हैं उनकी इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट है,
तो जिसकी रिक्वायरमेंट कम है, ये जो लगता है जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट को नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे, उन पे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हम लगाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, औद्योगिक क्षेत्र का जो शेयर है 1951 में था 11.8% और 1991 में ये बढ़कर 24.6% हो गया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी हुआ कंट्री में 5 ईयर प्लान्स की वजह से, जो हमने नीतियां अपनाई 1956 की हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो थी, वो जो हमने अपनाए, तो उनका लाभ हुआ कि हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन ने स्पीड थोड़ी सी गेन करी, उसकी थोड़ी गति बढ़ी हमारे देश में, और 1990 आते आते हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर बढ़ गया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है यानी व्यवसायिक संरचना जो है, उसमें भी इसका शेयर थोड़ा बढ़ा। पिछली क्लास में मैंने 2 पाई चार्ट बना करके आपको वो समझाया था। नेक्स्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड। कोई भी इकोनॉमी होती है उसमें डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स का क्या होना चाहिए? डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विविधीकरण कहते हैं बेसिकली, डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि अधिक से अधिक प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन इकोनॉमी में होना चाहिए। अगर हम बात करें सऊदी अरब की या जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनके यहाँ इनकम बहुत अर्न होती है, एक्सपोर्ट का साइज उनका बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सपोर्ट करते हैं वो, लेकिन वहां आप देखेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, विविधीकरण नहीं है। वहां एक ही प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट करते हैं, और वो एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट क्या है आप बता सकते हैं? गल्फ कंट्रीज ज्यादातर किस चीज का एक्सपोर्ट करते हैं? आप बताइए, चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, गल्फ कंट्रीज किस चीज का आउटपुट, मतलब एक्सपोर्ट किस चीज का वो करते हैं? और क्योंकि एक ही प्रोडक्ट का वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो बाय चांस अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड वर्ल्ड में घट जाए तो इकोनॉमी बहुत बैडली सफर करती है। तो कोई भी इकोनॉमी चाहती है कि वहां डाइवर्सिफिकेशन हो, यानी कि विविधीकरण हो, अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन हो देश में। तो वो 1950 के बाद जो हमने पॉलिसीज अपनाई, हमारे यहाँ जो 5 ईयर प्लान्स आए, उनको यूज करके हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो है इस तरह का हुआ कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो गए हमारे यहाँ। यस, रंजीत कह रहे हैं पेट्रोलियम, यस, ऑयल, वेरी गुड। अब आंसर बच्चों का आ रहा है। गल्फ कंट्रीज जो है वो पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं, फूड वो बेसिकली इंपोर्ट करती हैं। यस, वेरी गुड रिप्लाई बाय स्टूडेंट्स। तो ऑलमोस्ट एवरी गल्फ कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पे वो डिपेंड करती हैं। सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, प्रिंस सलमान जिनका नाम है, वो अब आज के समय में प्रयास कर रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन हो सऊदी अरब की इकोनॉमी का। इसीलिए आपने देखा हो कि सऊदी अरब में विमेन को कार ड्राइव करने के लिए अब लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं, साथ ही वहां और फर्दर इंडस्ट्रीज को भी स्टार्ट किया जाए। उसके लिए इकोनॉमी में कुछ वहां की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको चेंज किया जा रहा है, क्योंकि हमेशा के लिए जो पेट्रोल प्रोडक्ट हैं उनके रिसोर्सेज बचे रहेंगे जरूरी नहीं है ना। 1940-45 तक सऊदी अरब और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके पेट्रोल के जो रिसोर्सेज हैं वो फिनिश हो सकते हैं, तो उसके बाद उनकी इकोनॉमी क्या करेगी? तो अब जो ये गल्फ कंट्रीज हैं ये प्रिपेयर कर रही हैं उसके बाद के समय के लिए, और अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है। तो इंडिया में क्या हुआ डाइवर्सिफिकेशन से? यहाँ डेवलपमेंट हुआ किसका? इंडिजीनियस इंडस्ट्री का। वर्ड देखिए, इंडिजीनियस वर्ड है, यानी कि स्वदेशी उद्योग जो हैं, हमारे खुद के देश के भीतर जिन उद्योगों का विकास हुआ वो कहलाते हैं इंडिजीनियस इंडस्ट्री, यानी स्वदेशी उद्योग। उनका विकास हुआ हमारी आर्थिक नीतियों की वजह से। तो यहाँ देखिए, टेलीकम्युनिकेशन में, ऑटोमोबाइल में, फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों का जो निर्माण होता है उसमें, और एफएमसीजी गुड्स में, इन सब में भारतीय जो कंपनियां हैं उन सब ने बहुत तरक्की की है। और भारत के गुड्स यानी यहाँ के जो उत्पाद हैं इन सेक्टर्स के, वो पूरी दुनिया में अब पसंद किए जा रहे हैं, और भारत का एक्सपोर्ट का एक बड़ा शेयर भी इन सेक्टर्स की वजह से, इन इंडस्ट्रीज की वजह से क्रिएट होता है। लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी एसएसआई का विकास हुआ। हमारी जो 1955 में करवे कमेटी आई थी, उसने एसएसआई को प्रमोट करने के लिए काफी प्रोत्साहन देने का उसने नीतियां बनाई। जो संस्तुति थी उस कमेटी की, उसमें बताया कि वे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उनको जो है कैसे हम हैंडल करें कि वो ज्यादा तरक्की करें, क्योंकि वो हमारे यहाँ क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव है। श्रुति कह रही है फार्मास्यूटिकल क्या है? फार्मास्यूटिकल बेटे ये दवाइयों की कंपनी को फार्मास्यूटिकल कंपनी कहते हैं, जो मेडिसिन बनाती हैं। जैसे आपने देखा होगा सिप्ला एक कंपनी है, वो दवाइयां बनाती है, ऐसे कोरेक्स एक कंपनी है, ये दवाइयां बनाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। रेनबेक्सी जो है इंडिया की बड़ी कंपनी है, तो ये सब इस तरीके से काम करती हैं। तो एसएसआई का
यहाँ भारत में विकास हुआ और इनकी वजह से ये इंडिया में एसएसआई प्रमोट हुई और लेबर इंटेंसिव थी, तो इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी काफी जनरेट हुआ। एफएमसीजी पूछ रहे हैं आकाश और रौनक। एफएमसीजी को फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंटली मार्केटेड कंज्यूमर गुड्स, यानी वो उत्पाद जैसे टूथपेस्ट, जैसे आपका ये जो होता है आपका क्या नाम शैम्पू है, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। कमियां भी तो रही होंगी, सब कुछ फायदा ही फायदा थोड़ा ही हुआ है, कुछ ना कुछ कमियां भी रही होंगी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी में। ये जो प्लान्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हमने चाहा था, ये जो हमारे 5 ईयर प्लान आते थे, इसकी कुछ कमियां भी रही होंगी, कुछ खामियां भी रही होंगी, कुछ नुकसान भी होगा इसकी वजह से, तो उनकी बात हम इस स्लाइड में कर लेते हैं। तो इनएफिशिएंसी, अक्षमता जो है वो बहुत इससे क्रिएट हुई, यानी कि कंपटीशन नहीं था, गवर्नमेंट की कंपनी थी ज्यादातर जो प्रोडक्शन करती थी। अगर हम बात करें बेल था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एचएमटी थी कंपनी, ये कंपनीज प्रोडक्शन करती थी, मार्केट में सिर्फ यही प्रोडक्शन करती थी, तो प्रोड्यूसर्स को पता था कि भाई हमारा माल तो खरीदा ही जाएगा, कोई कंपटीशन था नहीं। अगर कोई अच्छा कर भी रहा है तो उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं था। तो बेसिकली क्या था, लिथार्जी थी। लिथार्जी क्या होता है, सुस्ती थी, कि काम करने की इच्छा नहीं करती थी। खराब प्रबंधन था, बैड पुअर मैनेजमेंट था, जिसकी वजह से ये कंपनी जो है इनएफिशिएंट हो गई। नेक्स्ट है अनडिजायरेबल मोनोपोली हो गई। भाई टेलीकम्युनिकेशन यानी टेलीफोन का कनेक्शन कौन देगा, सिर्फ बीएसएनएल या एमटीएनएल देगा, सरकारी कंपनी है और कोई नहीं दे सकता। आपको अगर ट्रेवल करना है तो रेलवेज गवर्नमेंट की है, बस भी पहले गवर्नमेंट की होती थी, एयरलाइंस भी पहले गवर्नमेंट की होती थी, इवन घड़ियां भी सरकार बनाती थी, हर चीज सरकार उत्पादन करती थी। तो सरकारी कंपनियों की मोनोपोली एक तरह हो गई इन सब पे, और ये अवांछनीय एकाधिकार था, यानी इसका कोई लाभ नहीं था। इसकी वजह से कंपटीशन नहीं हो रहा था मार्केट में जिससे कि इंप्रूवमेंट हो। सुमित कह रहे हैं आज मेरा बर्थडे है, वेरी गुड सुमित, हैप्पी बर्थडे। नाउ थर्ड जो प्रॉब्लम थी वो थी परमिट लाइसेंस राज। परमिट लाइसेंस राज यानी कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए, कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। तो एक तरीके से ऐसी प्रथा भारत में हो गई कि लाइसेंस लिए बिना काम चलता नहीं, और लाइसेंस मिलता था वो कुछ करप्शन के थ्रू मिलता था। एक कंपनी को लाइसेंस मिल जाता था, वो दूसरी कंपनी को लाइसेंस नहीं लेने देती थी। जिसको लाइसेंस मिल जाता था एक इंडस्ट्री को, वो प्रोडक्शन करती थी और दूसरी कंपनी की एंट्री रोकने की कोशिश करती थी, यानी अधिक फर्मों का प्रवेश रोका जाता था ताकि और इंडस्ट्रीज ना आए, अकेली एक कंपनी प्रोड्यूस करती रहे और उसको कंपटीशन फेस ना करना पड़े। और लास्ट पॉइंट, कैप्टिव मार्केट, आबद्ध बाजार। ये आप ध्यान से समझ लीजिए, कैप्टिव मार्केट क्या है, आबद्ध बाजार क्या है। जो प्रोड्यूसर्स थे, गवर्नमेंट कंपनीज थी या जो प्राइवेट कंपनीज भी थी जिन्होंने लाइसेंस ले लिया था किसी प्रोडक्शन का, वो कंपनी ये समझती थी कि क्योंकि एक पर्टिकुलर गुड का प्रोडक्शन सिर्फ वही कर रहे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर गुड का प्रोडक्शन सिर्फ वही कंपनी कर रही है, तो वो अपनी मनमानी चला सकती है। वो कम गुणवत्ता वाले उत्पादों को अधिक बाजार कीमत पर बेच सकती है, क्योंकि जो क्रेता है, जो कस्टमर है, उपभोक्ता जो है, उसकी मजबूरी है उससे खरीदना, क्योंकि उपभोक्ता के पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं खरीदने के लिए। तो ये बड़ी खामियां थी प्लैंड ग्रोथ में जो 1950 से 1990 तक देश में रही। और 1990 के बाद जब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तो ये नीतियों में कुछ बदलाव किया गया और भारत में प्राइवेटाइजेशन को अलाउ किया गया, लिबरलाइजेशन को अलाउ किया और ग्लोबलाइजेशन को अलाउ किया, यानी भारत में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं उनकी एंट्री को अलाउ कर दिया गया 1990 के बाद। कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के पिछली क्लास से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज लाइसेंस सिस्टम। लाइसेंस सिस्टम क्या है, अभी हम उसकी बात कर रहे थे। पिछली स्लाइड में आपने देखा कि परमिट लाइसेंस राज क्या था। लाइसेंस सिस्टम था कि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर नई कंपनी स्टार्ट करनी है, अगर किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को नई कंपनी स्टार्ट करनी है, निशा पूछ रही है कैप्टिव मार्केट क्या है। कैप्टिव मार्केट है निशा जहां जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक जो है, उसको पता है कि बाजार में वो ही एकमात्र उत्पादक है और उपभोक्ता को उसी से माल खरीदना पड़ेगा। तो वो उपभोक्ता क्या है, कैप्टिव है, एक तरीके से उसका बंधक हो गया वो, कि उसी से माल खरीदना है। नाउ इसमें आईपीआर 1956 की भी बात करनी थी,
तो लाइसेंस सिस्टम था कि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और वो जो परमिशन लेते थे वो परमिशन कहलाती थी लाइसेंस। तो कोई भी काम करने के लिए लाइसेंस लेना होता था और वो लाइसेंस गवर्नमेंट आसानी से नहीं देती थी, बहुत सारे दफ्तरों के चक्कर लगाने होते थे और कई बार रिश्वत भी देनी पड़ जाती थी। तो इससे एक भ्रष्टाचार का वातावरण पैदा हुआ। लाइसेंस सिस्टम में एक मोनोपोली क्रिएट हुई, यानी एकाधिकार जैसी टेंडेंसी पैदा हुई और नए इंडस्ट्रियलिस्ट जो है एंटर नहीं कर पाते थे मार्केट में, ये समस्याएं उसमें आई। तो ये था हमारा लाइसेंस सिस्टम। और अब बात करते हैं आईपीआर 1956 की, यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इसके लिए मैं एक बार कोशिश करता हूं, पिछली क्लास की जो मेरी एक स्लाइड है उसको मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं ताकि थोड़ा इजी रहे। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फीचर जो है क्या है कि पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल प्ले करना था, हमने निर्धारित किया 1956 की नीति में, औद्योगिक नीति में, कि जो लीडिंग रोल कौन प्ले करेगा, पब्लिक सेक्टर प्ले करेगा। ज्यादातर इंडस्ट्रीज आपने देखा शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी ये हमने बनाए। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ गवर्नमेंट उनका प्रोडक्शन कर सकती थी उन प्रोडक्ट्स का। शेड्यूल बी में 12 कंपनीज थी जो सिर्फ गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर सकती थी। और शेड्यूल सी में कुछ कंपनीज बचती थी जहां प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकता था। तो ये औद्योगिक नीति थी 1956 की। और इसमें साथ में लाइसेंस का सिस्टम हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर प्रोडक्शन करना है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जाएगी। और डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किया जाएगा, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उनको यहाँ प्रोत्साहन दिया जाएगा। और आखिरी था कि यहाँ पे कुछ शिक्षण संस्थान जो है उनको प्रारंभ किया जाए ताकि जो युवा हैं वो टेक्निकल एजुकेशन ले सके, ट्रेनिंग ले सके। जैसे आईटीआई में ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह की ट्रेनिंग दी जा सके जो तकनीकी शिक्षा हो, जो बच्चे पढ़ाई करके उद्योग क्षेत्र जो हमारा इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके। ये था हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। और इसमें हमने जो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर था, लीडिंग रोल की हमने बात की थी बेसिकली, उसकी एक बार मैं यहाँ बात कर लेता हूँ कि क्या क्या करना था पब्लिक सेक्टर को। शेड्यूल ए बी सी हमने बनाया, तो शेड्यूल ए कंप्लीटली गवर्नमेंट का था, शेड्यूल बी में ज्यादातर कंपनी गवर्नमेंट की थी, शेड्यूल सी था जिसमें गवर्नमेंट का प्रोडक्शन नहीं था। तो प्राइवेट सेक्टर का लिमिटेड रोल इसलिए दिया गया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास धन की कमी थी। क्या थी उसके पास? धन की कमी थी, यानी पर्याप्त पूंजी का अभाव था बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के पास, यानी निजी क्षेत्र के पास। और बाजार का आकार जो है 1950 में वो बेहद क्या था? अपर्याप्त था, छोटा था, नॉट इनफ। तो वस्तुओं की मांग जो है बाजार में कम थी। तो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेगा? वो तो लाभ के लिए निवेश करता है ना, तो वो लाभ के लिए निवेश करता है। इसलिए यहाँ प्राइवेट सेक्टर ने इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने का ज्यादा साहस नहीं किया। तो ऐसे में क्या करना पड़ा? पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना था। तो लीडिंग रोल पब्लिक सेक्टर का था, जो आप यहाँ देख सकते हैं। इन कारणों की वजह से, इन कारणों ने सरकार को औद्योगिकरण में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करा। तो ये थे बेसिकली जो आपके थे यहाँ पे रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। और साथ में यहाँ पे आपको मैं एक बार शॉर्ट में याद दिला दूं, 17-12 इंडस्ट्रीज थी शेड्यूल ए और बी में। शेड्यूल सी था जो आपका प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए अवेलेबल था। उसके बाद 1991 में इन नीतियों में बदलाव हुआ, जिसे हम कहते हैं आर्थिक सुधार या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, हम बेसिकली इसको कहते हैं। तो ये लाइसेंस सिस्टम था। लाइसेंस सिस्टम में क्या था कि क्षेत्रीय असमानता की बात की जाती थी, उसको क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना है, असमानता को कम करना है। जहां इंडस्ट्रीज पहले से बिल्कुल भी नहीं थी वहां आसानी से लाइसेंस दिया जाता था। और उत्पादन अनावश्यक ना हो, इसलिए लाइसेंस के थ्रू हम नियंत्रण करते थे कि ज्यादा उत्पादन अगर किसी सेक्टर में हो रहा है तो वहां का लाइसेंस गवर्नमेंट आसानी से नहीं देती थी। इसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये क्वेश्चन पूछा था बच्चे ने कि ये 5 करोड़ 25 लाख के बारे में बात की थी, ये मैं अभी अपनी मेन स्लाइड में ही इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो है एक पैमाना था, ये श्रम प्रधान होती थी, कम पूंजी की आवश्यकता होती थी इनमें,
कम प्रतिस्पर्धी उत्पाद इनके होते थे, बड़े उद्योगों के साथ इनका ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे, और यही इनकी कुछ एक कमी भी थी। अब वापस आता हूं मैं अपनी मेन स्लाइड पर। मैं समझता हूं कि स्टूडेंट जिसकी वो क्वेरी थी वो शायद अब तक क्लियर हो गई होगी। और अब वापस आता हूं मैं अपनी मेन स्लाइड पर। नाउ कर्वे कमेटी के बारे में स्टूडेंट ने पूछा। कर्वे कमेटी जो 1955 में बनी थी, मेनली ये कमेटी दत्तात्रेय कर्वे जो एक बड़े प्रोफेसर थे और बाद में आरबीआई के डिप्टी डायरेक्टर भी बने, उनकी अध्यक्षता में यह कमेटी बनी थी। 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसकी रिपोर्ट के अनुसार 1956 में जो हमारे यहाँ औद्योगिक नीति बनी 1956 में, जिसे हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 कहते हैं, वो काफी हद तक कर्वे कमेटी से मोटिवेटेड थी। तो एसएसआई को मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, सारे क्वेश्चंस बच्चों के मैंने एड्रेस कर दिए हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको मैच करना है इसको कॉलम ए और कॉलम बी में जो एंट्रीज हैं उनको, और फिर राइट साइड में जो ब्लैक कलर से आपको आंसर्स दिए हैं उनमें से आपको करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। शालू करिए, शेड्यूल एबीसी अभी भी है क्या? नहीं शालू, ये अब नहीं है शेड्यूल, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में काफी चेंजेस कर दिए गए इकोनॉमी में। और जो रिजर्वेशन था, अगर आप देखें पहले टेलीकम्युनिकेशन सिर्फ गवर्नमेंट वहां इन्वेस्ट कर सकती थी, एविएशन यानी जो उड्डयन क्षेत्र है, हवाई जहाज जो होते हैं, वहां सिर्फ गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती थी। अब ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये ओपन कर दिए गए हैं। ध्यान से देखिए, सारे मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, ए बी सी सब कुछ आप कह रहे हैं, तो शायद अभी आपने ध्यान से नहीं देखा है। कोटा जो है वो बेसिकली क्या होता है? मैक्सिमम क्वांटिटी होती है। यस, करेक्ट आंसर इज बी। अब ज्यादातर बच्चों का आंसर बी आ रहा है, आई कैन सी। नीरज, एक बार आप अपना आंसर थोड़ा चेक कर लें। सोनू, सुभाष, राम, परवेश, सचिन, आकाश, हरिओम, ऋषिका, सरोज, कार्तिक, रंजीत, नीतू, सुमित, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज नाउ गिविंग द करेक्ट आंसर। श्रवण कह रहे हैं 2A। 2A कौन सा क्वेश्चन का रिप्लाई है ये मैं नहीं जानता। आकाश डोबरियाल करेक्ट आंसर, ज्योति कश्यप करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन था स्टूडेंट का कि इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, 25 लाख से 5 करोड़ तक, यानी 5 करोड़ तक हमने बताया। एनसीईआरटी में ये 1 करोड़ है, तो क्या करें? तो स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि होता क्या है कि कुछ डेटा होता है जो स्टैटिक होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत कब आजाद हुआ, वो आपसे 50 साल पहले भी उसका आंसर वही था और आज भी वही आंसर है, और 100 साल बाद भी इसका आंसर यही होगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, 1950 में आंसर शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू था, 1990 में वीपी सिंह था, 2000 सन में अटल बिहारी वाजपेयी उसका सही आंसर था, 2010 में मनमोहन सिंह उसका करेक्ट आंसर था, और 2020 में नरेंद्र मोदी उसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कुछ डेटा ऐसा होता है जो टाइमली चेंज होता है। तो यहां अगर आप देखें कि आप बात कर रहे हैं बेसिकली, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आपने एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पे एक फोटो खींच के यहाँ पे मैंने इसमें इंक्लूड करा है। आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन है कि इट्स लिमिट इज रुपीज 1 करोड़। लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देखिए, एनसीईआरटी फर्स्ट एडिशन आपको 2006 में मिला है, फरवरी 2006 में। और जो मैंने आपको लास्ट क्लास में आपके साथ शेयर किया था फाइंडिंग्स, जो एमएसएमई सेक्टर के लिए थी, वो 2006 के एंड में आई हैं। तो दैट मीन्स उसके बाद डेटा चेंज हुआ है। तो यहाँ सारे स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन ये है कि आप हमेशा कोशिश करें लेटेस्ट डेटा को एक्सप्लेन करें इकोनॉमिक्स में।
लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप डेटा को एक्सप्लेन कर रहे हैं, डेटा को यूज कर रहे हैं, तो आप उसके साथ ईयर जरूर मेंशन करें। अगर आप कहें कि इंडिया में लिटरेसी रेट 74% है, तो आपको बताना पड़ेगा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अगर आपने खाली 74% लिटरेसी रेट कह दिया, तो वो एक अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी, वो इनअप्रोप्रिएट डेटा होगा। आपको बताना चाहिए यहाँ पे कि लेटेस्ट जो आपकी है, यानी 2006 की जो फाइंडिंग्स है, उनके अकॉर्डिंग वो 25 लाख से 5 करोड़ का हमारी जो लिमिट है एमएसएमई सेक्टर में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। और ये बुक शायद उससे पहले, उसका फर्स्ट एडिशन शायद पहले आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन फॉर यू। आदित्य पूछ रहे हैं लास्ट क्लास आज है क्या? हाँ, लास्ट क्लास आज है, इसके बाद समर ब्रेक आपका स्टार्ट हो रहा है, जुलाई में शायद हम फिर कंटिन्यू करेंगे। सारे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि बाकी जो मेरे पैनलिस्ट टीचर हैं, वो अभी थोड़ी देर में इस क्लास के एंड में वो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। नाउ अब आंसर, yes, I'm getting the B option now. I think this is a bit wrong. I need to make a correction here. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर फर्स्ट का आपको सी आंसर, और प्लानिंग कमीशन बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग करता था, तो सेकंड का आपको डी। और थर्ड न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी जो है वो बेसिकली हाई यील्डिंग वैरायटीज से एसोसिएटेड है। और सेकंड 5 ईयर प्लान जो था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से, यानी कि द करेक्ट आंसर इज बी। दिस इज एक्चुअली दिस इज रॉन्ग, सो आई शुड राइट हियर बी। I will make these corrections later on. Now the next question, that is match the following and select the correct option. फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ? सेकंड फिर कार्वे कमेटी कौन से ईयर में आई? टिस्को की स्टैब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुई? देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब है? Now tell me the answer of question number 10. किरण पाल कह रहे हैं 10th का डी। सुमित, वंदना, यस, अबू फजल, ऋषिका, नैना सिंघानिया, रेणु शर्मा। द करेक्ट आंसर इज डी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक था। कार्वे कमेटी 1955 में स्टैब्लिश हुई। टिस्को का एस्टेब्लिशमेंट 1907 में हुआ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में आया था। इसके बाद में प्रोजेक्ट के बारे में बहुत शॉर्ट में आपको मैं बताना चाहता हूं। 20 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट है, क्लास 12 में 20 मार्क्स का है। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि एक टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, और प्रोजेक्ट की जो लेंथ है वो बेसिकली 3500 से 4000 वर्ड्स के बीच में होनी चाहिए। डायग्राम और ग्राफ अलग होंगे। इकोनॉमिक्स में डायग्राम और ग्राफ का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो आपको उसको अप्रोप्रिएटली यूज करना है, और हैंड रिटन आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है कि स्कोप क्या है, आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है, उसके बाद में उसके बारे में कलेक्शन करना है। किसका? आपको मटेरियल कलेक्ट करना है। उस मटेरियल को फिर आपको ऑर्गेनाइज करना है, व्यवस्थित करना है उसको, फिर उसको आपको प्रेजेंट करना है उस मटेरियल को, उस टॉपिक से रिलेटेड एनालाइज करना है अपने डेटा को, जो भी आपने मटेरियल कलेक्ट करा है उसके बेसिस पे एनालिसिस करके आप क्या है एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। कंक्लूजन को फिर आपको यहाँ प्रेजेंट कर देना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। तो ये आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड
स्मॉल कुछ लिटिल ब्रीफ गाइडलाइंस, और साथ में लास्ट में आपको क्या करना है, इसको सबमिट करना है किसको, अपने जो टीचर हैं यानी इंटरनल एग्जामिनर को। ये ध्यान देना है कि आपका ये काम ओरिजिनल होगा, आपको कहीं से कॉपी नहीं करना है। कॉपीड जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें मार्क्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे आपको। ध्यान दें 20 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे किया हुआ है यहाँ पे, जो प्रोजेक्ट है आपको सबमिट करना होगा, अपने टीचर्स को सबमिट करेंगे आप ईयर के एंड पे, और अपने जो रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं आपके अपने स्कूल के, उनसे आप डिस्कस कर लीजिएगा इस बारे में। रेलेवेंस ऑफ टॉपिक के 3 मार्क्स हैं, नॉलेज और कंटेंट के 6 मार्क्स हैं, प्रेजेंटेशन के 3 नंबर हैं, और वाइवा जो आपका कंडक्ट होगा लास्ट में उसके 8 नंबर होते हैं। और वाइवा में आपसे मेनली आपके प्रोजेक्ट में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड डिस्कशन आपसे किया जाता है, आपसे उससे पूछा जाता है। कुछ यहाँ टॉपिक्स हैं जो सजेस्ट किए हैं सीबीएसई ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे सिलेबस को तो ये सारे टॉपिक आपको उसमें मिलेंगे, आप इनमें से किसी टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। साथ ही आप कोई अपनी मर्जी का टॉपिक अलग से भी आप ले सकते हैं। तो टॉपिक आप इसमें देख सकते हैं, जैसे आप अभी बात कर रहे हैं आज के समय में एसएसआई के लिए जो अभी एक इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर हुआ है 20 लाख करोड़ का, जो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए है, आप इसके ऊपर भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही रेलेवेंट होगा और इसमें लेटेस्ट बिल्कुल इशू जो है वो आप एड्रेस करेंगे। साथ में जैसे मैंने आपको एक अपनी पुरानी मनी एंड बैंकिंग की क्लास में सजेस्ट किया था, आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उस प्रोजेक्ट में आप जो बैंक्स का एमलगमेशन अभी हुआ है, यानी बैंकों का मिश्रण जो अभी हुआ है, उसके बारे में भी आप यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये कुछ सजेस्टिव टॉपिक्स हैं इसके। अगर आज की क्लास में, क्योंकि अभी तक जो भी क्लासेस हुई हैं आपकी, उन क्लासेस के लिए आप क्वेश्चंस जो है भेज देते थे अपने एस्पायरेशन प्रोग्राम में, और हम उनको नेक्स्ट क्लास में एड्रेस कर लेते थे। आज की क्लास का कोई भी आपका डाउट हो अगर, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ यू, रेलेवेंट क्वेश्चन जो भी होंगे आपके टॉपिक से रिलेटेड। और देन आपका एस्पायरेशन अकाउंट, जिस ये वेब एड्रेस है जहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। आपके रजिस्ट्रेशन में या लिंक वगैरह जो आपके आते थे, या पुरानी क्लास की जो वीडियो है, उन सब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको वहां पे डिस्कस कर लें। देन सम कॉमन गाइडलाइंस जो हम यूजुअली इशू करते थे, एंड दैट इज ऑल फ्रॉम मी। एज प्रॉमिस टू माय टीम, आई हैड टू फिनिश दिस क्लास बाय 1:40 एंड आई हैव बाय मेरे जो को-पैनलिस्ट हैं वो आपके साथ में इंटरेक्ट करेंगे। तो द सीक्रेट टू गेट अहेड इन लाइफ, आगे बढ़ने के लिए सिंपल सा सीक्रेट है लाइफ में, वो है गेटिंग स्टार्टेड। कि स्टार्ट तो कीजिए आप स्टार्ट कीजिए एंड यू विल progress in your life. So happy holidays from me. I welcome Ajay sir, Reema ma'am, Vikram sir to interact with the students now. That is all from my side, and that is the end of this topic on trade. हेलो। Welcome sir. हाँ जी। Ajay sir, welcome. Ajay sir हमारे कोऑर्डिनेटर, अजय सर हमारे कोऑर्डिनेटर हैं इकोनॉमिक्स के, और वो आपके साथ में इंटरेक्ट करेंगे। आई वेलकम अजय सर टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। वेलकम सर। हाँ जी बेटा, सभी को गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी क्या? यस अजय सर, यू आर क्लियरली ऑडिबल, प्लीज। एक्चुअली मुझे फीवर है 3 दिन से, थोड़ा आवाज ऐसी हो रही है। हाँ तो बेटा, सबसे पहले तो बच्चे पूछ रहे हैं कि होमवर्क क्या होगा। तो बेटा होमवर्क क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि अगर हम होमवर्क देंगे तो आप बोलोगे सर होमवर्क दे दिया आपने। क्योंकि होता क्या है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, कोई लिमिट नहीं है उसकी। ठीक है, तो बेटा होमवर्क यही है कि जो भी हमने अब तक कराया है आपको, जैसे 3 यूनिट हुई हमारी मैथ्स में, मनी एंड बैंकिंग, बजट, एंड लास्ट की यूनिट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, उनके जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हैं सीबीएसई में, वैसे हमने आपको सारे क्वेश्चन वो दे दिए हैं होम असाइनमेंट में।
बट फिर भी आप खुद सर्च करना, और जो लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं में, वो सब आपको करने हैं। कोई भी आपका डाउट होगा तो आप अपने एसपीएसएन अकाउंट पे डाल देना। ऐसे ही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर है, जो कराए हैं अमित सर ने और मैडम ने, वो करने हैं आपको। और जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है जो जुलाई में शुरू होगा थर्ड, वो भी आप ट्राई करें कि पढ़ लें उसको भी। तो ये तो है होमवर्क। अब मेन बात ये है कि होमवर्क हो चाहे कुछ भी हो, इसे मॉनिटर कौन करेगा? मेन है मॉनिटरिंग का इशू, कि हु विल मॉनिटर, आपको कौन देखेगा? क्योंकि कोई भी किसी को नहीं देख सकता हर टाइम, चाहे वो पेरेंट हो चाहे वो टीचर हो। हमको कौन देखता है? हमारी अपनी कंशियंस, अंतरात्मा। इसलिए मेरा आप सबसे सजेशन यही है कि अपना एक टाइम शेड्यूल बनाना, और डेली डेली आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो चैप्टर हमने कराए हैं उसका केयरफुल्ली फुल्ली रिवीजन करना है, बुक्स को भी पढ़ना है और जो हमारे वीडियोज है वो भी देखने हैं, दोनों काम करने हैं। और लिख लिख कर देखना है, लिख लिख कर काम करना है बेटा। जो बोर्ड में मार्क्स मिलते हैं वो लिखने के मिलते हैं। आजकल जो स्टूडेंट्स हैं ऐसे हो गए हैं, लेथार्जिक, थोड़ा लेजी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सब मोबाइल में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन बेटा पेपना पड़ेगा ना, इसलिए आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करें लिख लिख कर। अब कुछ बच्चे सोचेंगे छुट्टियां होगी, जो ब्रेक है अच्छा है, कुछ बोलेंगे बेकार है। ये सारा गेम किसका है? एटीट्यूड का। क्योंकि अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो जो है ठीक है, ये मिला ब्रेक मिला ठीक है, रिवाइज करेंगे, हमें टाइम मिल गया पढ़ने का, हम सब सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अगर ब्रेक नहीं मिलता तो अच्छा है, हमारा सिलेबस आगे चल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोग हेल्दी रहें, सही रहें और अपने टाइम को यूटिलाइज करें। ठीक है, और जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती रहे उसको फॉलो करें बेटा। और अपने लिए पढ़ें, ना मेरे मेरे मिस टीचर्स के लिए पढ़ें, ना पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लाइफ है और आपको ये डिसाइड करना है कि मैं क्यों पढ़ूं। क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पता अपने पढ़ने का तो फिर क्यों पढ़ेंगे आप? ठीक है, तो सबसे पहले अपना एम डिसाइड कीजिए लाइफ में, और फिर उसको फुलफिल करने के लिए जब पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई बोर नहीं लगेगी, आपको मजा आएगा कि मुझे ये करना है यार, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे सीएस बनना है, मुझे इकोनॉमिस्ट बनना, कुछ भी बनना है मुझे। ठीक है, उसके लिए करूंगा। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, पैशन होना चाहिए आपके अंदर, एक जज्बा होना चाहिए। अगर लाइफ में पैशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिसके पास भी पैशन पैशन हुआ है उसने ही सक्सीड किया लाइफ में, वही लाइफ में आगे बढ़ा है। चाहे वो डांस में हो, म्यूजिक में हो, स्पोर्ट्स में हो, पढ़ाई में हो, किसी भी फील्ड में हो। और जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए सबसे इजी, सबसे सेफ क्या है? स्टडीज, पढ़ाई। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप सभी को हैप्पी ब्रेक बोलूंगा। हैप्पी हॉलीडे नहीं है, ब्रेक है बेटा। इसमें अपना टाइम शेड्यूल बना के और कम से कम 5 से लेके 6 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 5 से 6 घंटे मतलब सेल्फ स्टडी। अगर सेल्फ स्टडी की हैबिट नहीं डलेगी लाइफ में तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये टाइम है कि आप अपने लिए पढ़ें, अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए पढ़ें। विक्रम सर, ओवर टू यू। Thank you, Ajay sir. Thank you, Amit sir, and the other economics team. स्टूडेंट्स जो जब हम चैट देखते हैं, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि सर टीआर जैन है, आईडी मंगला है, या ये बुक है वो बुक है। देखो बेटा, हर बुक अपने लेवल पे सही है, लेकिन अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स में वाकई स्कोर करना है तो जो सबसे पहली चीज आपके पास होनी चाहिए एज ए रेडी रेकनर, वो होना चाहिए सीबीएसई का सिलेबस। क्योंकि जब तक आप लोग एक बार सीबीएसई के सिलेबस को अच्छी तरह गो थ्रू नहीं करोगे, आपको ये नहीं पता कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में से क्या आना है, कितना आना है। ठीक है,
अभी भी एक बच्चे ने पूछा नज़मा परवीन ने कि भाई क्या हम टीआर जैन की बुक ले सकते हैं? ना बेटा, हम उसको रिकमेंड करते हैं, ना हम उसे मना करते हैं, बट सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी सीबीएसई का सिलेबस क्या कहता है। और सीबीएसई के सिलेबस के लिए आपके पास जो बेस्ट अवेलेबल बुक है दैट इज एनसीईआरटी। अगर मान लीजिए सीबीएसई ने अपने सिलेबस में कुछ डाला और एनसीईआरटी में 3 पॉइंट्स हैं तो वो 3 पॉइंट्स ही आएंगे, उसके अलग वो पॉइंट्स पेपर में नहीं आएंगे। हाँ, आई डू एग्री कि अगर सीबीएसई में थोड़ा सा पेपर एक्स्ट्रा एडिशनल आ जाता है, लेकिन उसके फिर तुम्हें वेटेज मिल जाती है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई और टीचर्स के लिए एनसीईआरटी ने जो करिकुलम फ्रेमवर्क दिया है वो बाइबल, कुरान, गीता की तरह है, हमें उसी को फॉलो करके चलना है। बुक्स बहुत लेंदी हैं। आई कैन सी कि संदीप वर्ग 400 पेज के आसपास है, टीआर 400 पेज के आसपास है, एनसीईआरटी हमारी हार्डली 100 पेजेस की है। सो बेटा जस्ट स्टिक टू द एनसीईआरटी, स्टिक टू द सीबीएसई सिलेबस, क्योंकि सीबीएसई सिलेबस में क्लियरली गिवन होता है कि भाई उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। अदरवाइज जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे अजय सर ने बता दिया प्रोजेक्ट के बारे में, और अजय सर ने बता दिया है, अमित सर ने बता दिया है कि भाई कैसे पढ़ना है, प्लस आपके पास प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर्स जरूर होने चाहिए। ये सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, एग्जामिनेशन मटेरियल आता है सीबीएसई वेबसाइट पे, उसमें मैक्रो के पिछले 5 साल के और इंडियन इकोनॉमी का 1 साल का। ओके बेटा, सो आई होप आप सभी लोग अच्छे रहेंगे और जैसे ब्रेक ओवर होंगे हम आपसे जल्दी मिलेंगे। नाउ आई रिक्वेस्ट रीमा मैम if she wants to share something with the students. Yes, sir. Continue ma'am. Thank you, sir. Hi, students. How are you? It's very different. जैसे हमने इस बार पढ़ाई की है, ऐसे कभी पढ़ाई नहीं की, तो इसीलिए it's very new and it's very different. लेकिन सिलेबस वही है अभी। कुछ क्वेरीज ऐसी आई थी कि नया सिलेबस क्या है, अभी नया सिलेबस नहीं आया है, वी आर ऑल वेटिंग, बट जब तक हम वेट कर रहे हैं तब तक वी विल स्टिक टू व्हाट वी हैव टू लर्न। जो भी सिलेबस अभी हमारे पास मार्च के एंड में आया था, अभी हम उसी को स्टिक करेंगे। हॉलीडे होमवर्क के लिए जैसे आप पूछ रहे हैं, यू पीपल आर ओल्ड इनफ, आई डू नॉट ट्रीट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 एज चिल्ड्रन। You are about to become adults and so many of you are already adults. We all know that NCERT book is your Bible for economics. तो इंडियन इकोनॉमिक्स में जो 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स लिख लें। कहीं पर भी उनके क्वेश्चन जो पीछे के एक्सरसाइजेस हैं उसके क्वेश्चंस के साथ उनके आंसर्स को लिख लें, क्योंकि मैक्सिमम पेपर एनसीईआरटी में से ही आएगा। If you want to secure 90 and above, then NCERT should be your Bible. And ये सारी PPTs आपके एस्पिरेशन अकाउंट में अवेलेबल हैं। इसमें बहुत सारे MCQs भी हैं और बहुत सारा होम असाइनमेंट भी है। उसको देख लें और उसे करें। 1 महीना ज्यादा नहीं होता है, कैसे चला जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। But if you want to study, then you have a lot of material already available to you. I would wish all the best. When we meet after a month, I hope to see more zealous students, more enthusiastic, more passionate, and जितना हमने कवर किया है उसमें आपको वेल वर्स होना है। जो अभी तक हमने कवर नहीं किया है बेटा उसको ना पढ़ें, अभी जितना हमने किया है उसी को पक्का कर लें। And have a very nice time, enjoy your vacations and study well. Thank you so much. Thank you to the team members. And thank you to the DOE for giving us such a nice platform. Thank you very much. और बेटा क्लास में एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जब आप जुलाई में मिलेंगे तो हो सकता है हमारी टीम में आपको और भी मेंबर मिलें। जैसे हमारे एक नए मेंबर जुड़े हैं सुशील जैन, जो आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे काफी एक्टिव हैं, ठीक है। और एक चीज और कि एक वर्ड होता है जिंक्स, JINX। जिंक्स का मीन क्या होता है कि ये जिंक्स था पहले कि यूपी में जो भी सीएम नोएडा जाता था उसके बाद उसको सीएम की पोस्ट से हट जाना पड़ता था। ऐसे वर्ल्ड कप में जिंक्स क्या है कि पाकिस्तान नेवर बीट इंडिया इन ODI। और ऐसे ही जिंक्स क्या है हमारी क्लास का कि हमारी जो एवरी क्लास है कोई भी है उसमें टेक्निकल स्नैग हुआ है तो हम होप करते हैं कि जब जुलाई में रिज्यूम करेंगे तो ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही बेटा हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।
and thank you Espresso team, Career Launcher और my whole team. Thank you, sir. और मैंने ट्राई किया कि आपको अच्छे से अच्छे समझाएं। वो अलग बात है कि टेक्निकल इशू हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि कनाडा ने अपनी मीटिंग की थी। कनाडा तो हमारे से डेवलप कंट्री है ना पूरी, और उसकी मीटिंग भी जूम पर नहीं हो पाई थी। जो पार्लियामेंट की मीटिंग है कनाडा ने अपनी किस पे की थी? जूम पे, बट टेक्निकल स्नैक की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो हम तो हैं क्या? कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा। सो कल का डे मेरी तरफ से ब्रेक है आपके लिए, कल फुल डे ब्रेक लेना, लेकिन 1 जून से अपना प्लानिंग करना कि 30 डे है मेरे पास, 30 डेज, और 30 डेज में अपना प्लानिंग करना है कि मुझे सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है, और जितना अभी तक पढ़ाया सबसे पहले वो रिवाइज करना है मुझे अच्छे से। यही आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके बाय। ओके, थैंक यू अजय सर for Ajay sir, Vikram sir and Rima ma'am, thank you very much for sharing your good thoughts and knowledge with the students. और जो स्टूडेंट्स अभी चैट बॉक्स में अभी टाइप कर रहे हैं, सुशील सर क्योंकि आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाए हैं, एक बार आप उनके लिए उसमें अपने चैट बॉक्स में स्माइलीज डाल दें उनके लिए क्लैपिंग की। सुशील सर बहुत एक्टिव हमारे मेंबर हैं और यूट्यूब चैट जो है आपकी उसको वो मॉनिटर करते हैं और आपके मोस्टली क्वेश्चंस का वो रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार चैट बॉक्स में सुशील सर के लिए आप क्लैप कर दीजिए। योर मैसेज, योर एंथुसियाज्म, योर ग्रेटिट्यूड फॉर सुशील कुमार, सुशील जैन सर विल बी कन्वेड थ्रू योर चैट बॉक्स। डियर स्टूडेंट, जैसा अभी अजय सर ने कहा कि जो आप पढ़ रहे हैं, आप जो भी करते हैं उसको रेगुलरली कीजिए। एक वर्ड है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस को आप फॉलो करें, यानी निरंतरता आप अपने कार्य में लाएं। किसी एक दिन आप 18 घंटे पढ़ें और अगले फिर 2 दिन तक आप सोते रहें, उसका भी कोई लाभ नहीं है। आप बीमार भी हो जाते हैं ऐसे में। तो आप एक अपना फिक्स्ड टाइम शेड्यूल बनाएं, कितने कितने बजे आपको कितने कितने सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है। आप 12th क्लास में हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट ईयर है ये, तो आप सभी ध्यान रखें। आपको अब स्वस्थ भी रहना है, अच्छी डाइट भी लेनी है, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं है, एक अनहेल्दी जो बच्चा होता है वो अपनी एजुकेशन के लिए भी टाइम नहीं डिवोट कर पाता है। तो आपको पढ़ना भी है, साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अच्छी हेल्दी डाइट लें, आप जंक फूड से दूर रहें, अपना थोड़ा योगा करें, थोड़ी लिमिटेड एक्सरसाइजेस भी करें अपने घर में रहते हुए। कीप योरसेल्फ फिट, कीप योरसेल्फ हेल्दी। आई कैन सी बहुत सारे बच्चे जो हैं अब क्लैप कर रहे हैं चैट बॉक्स में सुशील सर के लिए, and that is regard for Sushil sir's contribution to our team, and I hope soon we will have him in the Zoom panel. So that is all from our team to all the dear students. Thank you so much for being part of this good team. Career Launcher, दिल्ली गवर्नमेंट, दोनों के लिए lots of thank you, क्योंकि उन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। और स्टूडेंट्स जो आज के टाइम में जो ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम जो है, समस्याएं जो है बहुत सारी, ऐसे में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। आई होप दिस प्रोग्राम विल रीच लॉट एंड ग्रेटर हाइट्स। तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।